बात अंतरिक्ष की हो, धरती से ऊपर की हो, तो भारत ने कीर्तिमानों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे चंद्रयान 3 हो, चाहे आदित्य L1 मिशन हो, इन सब के बीच में अगर यह सुर्खी आए कि अब भारत अपना एक 3 BHK घर अंतरिक्ष में बनाने का प्लान कर रहा है, तो यह सुर्खी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपना भारतीय स्पेस स्टेशन 2035 तक अंतरिक्ष में बनाने जा रहा है। यह होता क्या है, दुनिया में किस देश के पास ऑलरेडी है, इसके क्या मायने हैं, आज के सेशन में हम पूरी तरह चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हेडलाइन है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाकर तैयार कर लेगा, और इसके साथ साथ बड़ी सुर्खी यह भी है कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में जो अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजे जाने हैं, उनके बारे में भी नाम और चर्चा दी गई है। उन्हीं जानकारी में मैंने हाल ही में एक जानकारी आपको दी थी कि भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना के टेस्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसमें क्रायोजेनिक क्या होता है, कैसे काम करता है, उस बारे में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है साहब, अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी में एक जानकारी आज ये है कि गगनयान पीएम मोदी इंट्रोड्यूस 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। भारत के द्वारा 4 अपने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम रिवील किया गया है कि कौन अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो पहले मैं इस खबर को हल्का सा आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कहा जाता है कि मतलब जो धरती है ना, धरती के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर सर्वमान्य माना हुआ है कि वहां से ऊपर अंतरिक्ष कहलाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष कहलाएगा तो अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। अंतरिक्ष यात्री का मतलब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर हम तो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो हम अंतरिक्ष यात्री हुए क्या? नहीं। आप और हम जब अंतरिक्ष की यात्रा मतलब फ्लाइट की जब यात्रा कर रहे होते हैं तो जनरली 8 से लेके 25 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, और हम ऑन एन एवरेज 650 से 850 किलोमीटर की किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा हवाई जहाज वायुमंडल के अंदर उड़ रहा होता है। ठीक है, इस वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है, हम अपने स्तर पर अब ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोग फिर सवाल करेंगे, इसका मतलब क्या हम ये ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या कि एक हवाई जहाज जाएगा जो 100 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएगा? ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, लेकिन कोई भी हवाई जहाज चलता हुआ चलता चला जाए तो कंटिन्यूअस 24 घंटे चल जाएगा, 26 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे, पेट्रोल डीजल जितना भरोगे उतना चल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे यह कहे कि लगातार 3-4 दिन तक कोई ऐसा रॉकेट भेजा जाएगा जो कि अंतरिक्ष में यानी कि 100 किलोमीटर से ऊपर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जितना भी है, वहां पर हमारे यात्रियों को रोक कर रहेगा और वो वहीं पर रहेंगे, तो यह अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अगर आप हवाई जहाज का सफर करते हो तो आपने एक बहुत ही कॉमन परेशानी वहां ऑब्जर्व की हो, और वो ये है हवाई जहाज के सफर में 2 घंटे भी सीट पर बैठना इकोनॉमी क्लास में बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, मतलब उसमें भी आपको इतनी बोरियत होने लगती है कि यार पड़ोस वाला कुछ नहीं बोल रहा है, आप हिल नहीं सकते हो, उनके इतने सारे साइन सिग्नेचर्स चल रहे हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसी स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन तक अंतरिक्ष में आपको बनाकर रखना है। हालांकि ये बात करें ना करें वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन आपकी जान अंतरिक्ष में अटकी हुई है। आप एक ऐसे विमान के अंदर हैं जिसे वापस लौट करके भी आना है, और यह भारत का पहला प्रयोग है। इस भारत के पहले प्रयोग का नाम गगनयान है। हालांकि हम इस गगनयान की खूब टेस्टिंग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं कि हम कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसमें अंतरिक्ष यात्री कौन कौन जाएंगे? 4 जाएंगे, ये तो हमने बताया था। कौन कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री ने कल उनका नाम भी बता दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो एक बात बताइए, जो अंतरिक्ष में जा रहा है मिशन, उसका नाम तो गगनयान है। गगनयान के अंदर 4 लोग जा रहे हैं, उनके नाम पता चल गए, तो फिर बड़ी घोषणा किस बात की है? हम क्या करने जा रहे हैं? क्या गगनयान हमारी बड़ी घोषणा है क्या? नहीं, हम गगनयान तो कुछ दिन रुकने जा रहा है और वापस नीचे भी आएगा। हम कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में ही रहेगा, परमानेंट अंतरिक्ष में ही हमारा एक घर बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो? क्या ऐसा भी होता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसने ऐसा किया है? बिल्कुल, अंतरिक्ष में ऑलरेडी एक 3 BHK का घर तैर रहा है। अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑलरेडी एक घर तैर रहा है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जिसमें कम से कम 6 लोग एनी टाइम रह रहे होते हैं, और 6 लोग वहां रहते हैं और अंतरिक्ष के प्रयोग करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अभाव में क्या क्या होता है, ग्रेविटी के अभाव में क्या होता है। तो यह कहां पर बना हुआ है? अंतरिक्ष में तैर रहा है। वो इतना तेज चल रहा है कि 90 मिनट में तो पूरा पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है, 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेता है। इतनी बड़ी चीज है जो ऑलरेडी अंतरिक्ष में तैर रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ वैसा ही बनाने वाले हैं जो अंतरिक्ष में ऑलरेडी चल रहा है।
कब तक बनाने वाले हैं, उसी का अनाउंसमेंट है 2035 तक हम लोग अपना भी एक ऐसा ही घर अंतरिक्ष में तैरता हुआ बना लेंगे। इसलिए यह सुर्खी बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर आपको समझ में आ रही है तो। ठीक है, कैसे वो काम करता है, कैसे हम काम करेंगे, सारी बातें बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां पर पहुंचे थे, और वहां उन्होंने इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी के साथ मिलकर के भारत के जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया, और उनमें से वहां पर फिर उन्होंने 4 लोगों से देश को इंट्रोड्यूस कराया। आप ये 4 लोग नहीं हैं, 4 इंसान नहीं हैं, 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में लेकर जा रही हैं। ऐसा मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है। हम तो निश्चित ही बड़े गौरवान्वित हैं कि भारत के अपने अंतरिक्ष यात्री होने वाले हैं। भारत ने अपने जब अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हमने सुने हैं, चाहे कल्पना चावला का नाम सुना हो, आप जिनका सुनीता विलियम्स का नाम सुना हो, आप नाम सुनते हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं कि उन्हें किसी दूसरी एजेंसी ने भेजा है, अब हम अपने इसरो के थ्रू भेजने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम जब इन 4 का नाम देखते हैं तो यह हमें बड़ी खुशी देता है। इस जानकारी को हमने ट्विटर पर ट्वीट करके भी आपसे साझा किया था। इन 4 के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन सबको आप इस तस्वीर में वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आपका इंडिविजुअल क्या क्या मतलब परिचय है वो भी मैं आगे चलकर दूंगा। प्रधानमंत्री ने इन्हें विंग का एक सिग्नेचर लगाया, आप इसे यहां पर देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब एक एक के बारे में इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि ये लोग कितने काबिल एयरफोर्स के पायलट्स हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एनडीए से पास आउट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी से, और वहां पर इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला हुआ है। मतलब ये अपने आप में जो टॉपर वाले छात्र होते हैं ना, वो रहे हैं। 3000 घंटे से ज्यादा का इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने सुखोई, मिग 21, मिग 29, हॉक जैसे विमान उड़ाए हैं, और आप सुखोई 30 के स्क्वाड्रन को कमांड भी कर चुके हैं। इसी प्रकार से भारत के लिए ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन जो हैं, आपका भी जन्म चेन्नई के अंदर हुआ। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल से ऑलरेडी ये भी नवाजे जा चुके हैं। एनडीए में 2003 से वायुसेना के लिए काम कर रहे हैं, फिलहाल एयरफोर्स के पायलट की तरह से आप समझ सकते हैं। 2900 घंटे की उड़ान का इन्हें अनुभव है। और इसी प्रकार से ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और इसी प्रकार से विंग कमांडर हुमांशु शुक्ला, आप सभी एनडीए पास आउट हैं। और एनडीए मतलब भारत का वो सबसे उत्कृष्ट संस्थान जो कि भारत की सेना में ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, और ऑफिसर्स में भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके बेस्ट कैडेट्स जो बन के निकलते हैं एनडीए के थ्रू। हालांकि हमारे सभी सैनिक और सभी ऑफिसर्स बेस्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी जिसकी चर्चा होती है वो एनडीए है ना। तो ऐसी स्थिति में अंगद के पास में इसी प्रकार से 2000 घंटे का अनुभव है, और ऐसे ही कॉम्बैट लीडर इनके पास भी 2000 घंटे का अनुभव है। तो आप चारों लोग अंतरिक्ष में गगनयान के शुरू जाने वाले हैं, जो कि 2025 तक प्रस्तावित है। ठीक है ना। गगनयान के अब तक जो मिशन भेजे गए हैं उनमें गगनयान 1 भेजा गया जिसमें कोई इंसान नहीं, गगनयान 2 के अंदर व्योममित्र करके एक रोबोट, और गगनयान 3 के अंदर इंसान भेजे जाने प्रस्तावित हैं। ठीक है, कौन लोग जाएंगे अब ये हम यहां पर बताकर ये कह चुके हैं कि हमारे लोग तैयार हैं जाने के लिए। ठीक है साहब। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम इस कालचक्र में ग्लोबल लीडर बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में लगातार तेजी से आगे चल रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम में भी हमारी जो पहचान है वो साफ दिखाई दे रही है। बाकायदा इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का मतलब एस्पिरेशंस बता करके प्रधानमंत्री ने इन्हें देश से इंट्रोड्यूस कराया कि ये कौन लोग हैं जो यहां पर भारत का मान बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ठीक है साहब। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है, और रॉकेट भी हमारा है। तो जिस प्रकार से हम इस काम को करने जा रहे हैं, निश्चित ही ये बहुत बड़े अचीवमेंट का समय है। अब खबर आती है प्रधानमंत्री के भाषण में कि हम 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक स्पेशल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। इसका भी मतलब समझ लीजिए, भारत ने हाल ही में स्पेस के सेक्टर में 100% एफडीआई
अलाउ कर दी है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई विदेशी कंपनी स्पेस सेक्टर में आना चाहती है तो भारत में उसका स्वागत है। क्योंकि आए दिन जब आप नासा के बारे में सुनते हैं कि नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर किसी प्राइवेट विमान को वो करवा दिया है, लैंड करवा दिया है, पता चलता है कि एलन मस्क जो है वो आकर के अपना हवाई जहाज उड़ा दे रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट कंपनी भारत में आकर के अपना काम करना चाहती है तो परमिट है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। और भारत अब अपने रॉकेट से ही आगे चल करके अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। अब वो कैसा होगा, तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ इस प्रकार का है। तो जब इस प्रकार का है तो कुछ वैसा ही हम लोग भी अपने लिए बनाने वाले हैं। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, जो ऑलरेडी नासा की लीडरशिप में दुनिया ने विकसित किया हुआ है। 5 बड़े देश हैं जिनमें नासा है, अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से रोसकॉसमॉस है, कनाडा की तरफ से सीएसए है, कनाडा स्पेस एजेंसी, जापान की तरफ से जाक्सा है, जापान की एरोस्पेस, और इसी प्रकार से यूरोप का अपना प्रतिनिधित्व ईएसए करता है। 5 बड़ी स्पेस एजेंसीज ने 1998 में मिलकर इस भव्य, बहुत बड़े, लाखों किलोग्राम वजनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था, जिसमें कि कमरे हैं ये बकायदा, जहां इंसान रहता है और अंतरिक्ष में प्रयोग करता है। 1998 में लेकर गए थे, 2000 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तब से यह निरंतर अंतरिक्ष में तैर रहा है। मैंने आपको बताया 90 मिनट में यह तैरते हुए धरती का पूरा चक्कर काट देता है। विचार करिए कि यह क्या बन गया है। वैसा कुछ भारत प्लान कर रहा है, बनाने में करोड़ों अरबों रुपया लगा होता है, तब जाकर के ऐसी चीज बनकर आती है। अगर भारत अपना पर्सनली ऐसा डिमांड कर रहा है तो संभवतया यह सपना बहुत बड़ा सपना कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा, आईएसएस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और मैंने आपसे कहा कि आईएसएस 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जहां आप और हमारे सिंपल जो फ्लाइट्स हैं वो 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हो, वहां पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑलरेडी आईएसएस उड़ रहा है, जो दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देख लेता है। ऐसा स्पेस स्टेशन हम लोग अपना बनाने जा रहे हैं। संभवतया यह बात अपने लिए आज एक केवल चर्चा हो, लेकिन जब यह वास्तविकता में संभव होगी उस दिन दुनिया को एक बहुत अद्भुत अनुभूति होगी। क्या एक ही दिन में बनकर तैयार हो गया था आईएसएस? नहीं, आईएसएस को बनने में कईयों साल लगे हैं। 2000 में ऑपरेशनल हुआ, उसके बाद भी तमाम ईयर्स में यहां पर कोई ना कोई चीज अमेरिका, जापान, कनाडा, ये सब लोग लगाते रहे हैं और सब लोग संयुक्त रूप से अब यहां पर रिसर्च करते हैं। अब आप पूछेंगे यहां जो लोग जाते हैं, अब सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, तैर रहा होगा घर तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन आप विचार कीजिए चल किस गति से रहा है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसका मतलब यह है कि अगर इस स्पीड से चल रहा है तो जब अंतरिक्ष यात्री, ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये उस विमान के बाहर आकर के मरम्मत कर रहे हैं। अब आप विचार करिए कि ये लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि विमान रोक दिया गया हो। नहीं, रुका नहीं है, फिलहाल मूवमेंट में है। तो सर फिर इनके कपड़े हिल क्यों नहीं रहे, क्या कुछ नहीं हो रहा? हवा नहीं है ना, तो ये हवा भी लेकर के खुद से ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये इस समय भी ट्रैवल कर रहा है, एग्जैक्टली ट्रैवल कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, जो मूविंग आपको आईएसएस दिख रहा है, ये बड़ी सी आदमकद मशीन नहीं है, लाखों किलो वजनी मशीन है। इस पर जब इनको भेजा गया होगा तो कैसे भेजा गया होगा? कोई मशीन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, आप अपना रॉकेट भेजेंगे, वो भी इसके पैरेलल चलेगा, जाकर के इसमें रुकेगा, अटैच होगा, तब जाकर के जैसे हवाई जहाज में फ्यूलिंग होती है, रिफ्यूलिंग होती है उड़ते हवाई जहाज में, कुछ वैसा पल होता होगा इन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और फिर वापस लेकर आना। विचार कीजिए कि यह तकनीकी के क्षेत्र में बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात, इतना लाखों किलोग्राम वजनी सिस्टम एक ही बार में पतंग की तरह नहीं उड़ा दिया जाता है कि जा तू अब तैर ले, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग फ्लाइट्स में उड़ाया जाता है और उड़ा करके फिर यहां असेंबल किया जाता है। असेंबल करके वो यूजफुल बने रहे, इसका प्रयोग चलता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो यहां अंतरिक्ष यात्री जाके अपने जो भी इस काम है, तो यहां पर ये नहीं है कि पूरे टाइम जाके काम करना होता है, लोगों को अपने जीवन यापन के साथ, दिनचर्या के साथ आगे बढ़ते हुए चलना होता है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इससे आप आइडिया लगाएंगे कि इनकी लाइफ कैसे होती है। जैसे एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बाल उड़ रहे हैं, अपने यहां पर पानी की व्यवस्था, आप लगे सब जाएं और स्नान कर
कर लेंगे बढ़िया से, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ हर सामान पहुंचाने की अपनी एक कॉस्ट है। आप नोटिस करें तो इसके मुंह से पानी की बूंद निकली है, वो भी तैरती हुई चली गई है, नीचे नहीं गिर रहा है। यहाँ पर कटिंग भी हो रही है तो बाल हवा में उड़ सकते हैं, बड़ी कॉन्शियस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पर रहना खाना आप और हमारे लिए ये हो सकता है एक बड़ी चीज ना हो, क्योंकि देखकर ऐसा फीलिंग आ रहा है ठीक ही तो होगा, लेकिन आप कल्पना करें कि एक ऐसी जगह जहां पर रहना आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप सोए सीधे थे उल्टे पड़े पाएंगे, क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन का क्या होगा, आप फट जाएंगे, खाने का क्या होगा। आप इन्हें खाते हुए देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि जब ये अपने लिए ये केक मुंह में ले रही हैं, उस समय पर इनके हाथ से इस केक को अब रिलीज किया जाएगा तो देखिए ये तैरता हुआ रहेगा। देखिए उसको, आप इसका अंदाजा लगाइए, ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण का अभाव महसूस करिए। यानी नित्य क्रिया करने में भी बड़े बड़े चैलेंजेस यहां पर आते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग लाइफ होती है यहां पर। तो क्या चैलेंजिंग लाइफ फन के लिए लोग जाते हैं? नहीं साहब। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, जहां वायुमंडल नहीं है वहां दुनिया कैसी होगी, विश्व की कल्पना करते समय इंसान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या यहां पर सब मंगल है? अमेरिका और रशिया तो आपस में झगड़ते रहते हैं, एनी ही टाइम झगड़ते रहते हैं। तो क्या अंतरिक्ष में ये एक साथ काम कर पाते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में पहला यात्री जो भेजा था ना, वो रूस ने, यानी सोवियत रूस ने भेजा था। ऐसी स्थिति में वो लीडर है। उसके बाद अमेरिका ने भेजा था, 1960s की बात है ये। इन दोनों के बीच में जब ये हुआ, अपने रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ, अमेरिका और रशिया फिर से आमने सामने आए इनडायरेक्टली, तब रशिया ने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं तुम्हारा आईएसएस छोड़ के जा रहा हूं। भाई साहब 2022 की ये कटिंग देख रहे हैं कि 2024 तक मैं तुम्हारा आईएसएस छोड़ दूंगा, मैं नहीं संभालूंगा यहां पे। तो अमेरिका ने मनाया, तब जाकर के रशिया बोला ठीक है मैं पोस्टपोन करता हूं, 2028 तक तो मैं छोड़ूंगा। अंतरिक्ष में रूस बहुत लीडिंग कंट्री है, मतलब उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो साहब ये कहां उड़ रहे हैं और अंतरिक्ष कहां तक है? देखिए कहां तक है ये तो मेरी जैसी छोटी सोच के साथ संभव नहीं है कि बता पाऊं अंतरिक्ष कितना है। धरती से ऊपर जो है सब अंतरिक्ष ही है। ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष की अगर कल्पना की जाए तो पृथ्वी से 200 किलोमीटर से लेकर के और 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट कंसीडर किया जाता है। जनरली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 370 से 460 किलोमीटर की हाइट पर है। उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट और उसके बाद में हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। तो कुछ इस प्रकार से ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर अंतरिक्ष स्टेशंस या फिर सैटेलाइट्स ट्रेवल करते हैं। जो हम सैटेलाइट भी भेजते हैं वो इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। ये खास सैटेलाइट कह सकते हो क्योंकि इसमें इंसान भी साथ साथ चक्कर काट रहा होता है। अब बड़ा सवाल है, क्या केवल और केवल ये दुनिया के इन 5 ही देशों के पास है या कोई और भी ऐसा करता है? तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। चाइना ने भी इसी तरह से अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है जिसका नाम तियोंगोंग है। चाइना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। चाइना अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजकर 2022 में पूरी तरह ऑपरेशनल कर चुका है, जिसका नाम तियांगोंग है। जैसे आईएसएस है ना, ऐसे तियांगोंग है। हम वैसा ही अपना 2035 तक भेजने वाले हैं। और इन्होंने जो चालू कर दिया है खुद का, अब ये इसमें और चीजें जोड़ते जोड़ते कह रहे हैं कि हम इसको आईएसएस से भी बड़ा बना देंगे, यानी आने वाले टाइम पर ये और बड़ा होगा। चाइना ने तो ये दावा कर दिया है कि नासा जो अपना आईएसएस बनाकर चल रहा है ना, मैं उससे भी डबल साइज का अपना तियांगोंग बना दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, दुनिया में फिलहाल के लिए 2 ही अंतरिक्ष स्टेशन वर्किंग हैं, जिनमें से एक नासा की और नासा रोस्कॉस्मोस ईएसए सीएसए जाक्सा की वजह से चल रहा आईएसएस, और दूसरा तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। मेरे प्यारे साथियों, यहां एक बात और जानने की है। आने वाले समय में जब भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा तो भारत ने यह सपना देख कैसे लिया, इसके लिए ही हम गगनयान मिशन भेज रहे हैं। तो हमारा गगनयान अगर सक्सेसफुली सरवाइव कर गया तो हमें यह मोटिवेशन मिल जाएगा कि गगनयान गया तो फिर आने वाले समय पे हम अपना भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी भेज पाएंगे। यह हमारा रियल मोटिवेशन है। तो संभवतः आपको यह बात समझ में आ जाए, दुनिया के अंदर भारत का भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में आने वाले समय में प्लान्ड है 2035 के अंदर। अब एक बात और सुन लीजिए, हालांकि यह प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी। मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं 2019 की, जिसके अंदर सिवन साहब हुआ करते थे, चंद्रयान 2 वाले टाइम वाले, उन्होंने भी उस
समय अनाउंस किया था कि आने वाले 5 से 7 साल में हम लोग 2019 में अनाउंसमेंट था कि हम लोग अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बीच में कोरोना आ जाएगा, एक लंबा समय खिंच जाएगा। ऐसी स्थिति में जो 5-7 साल में होने वाला काम था 2028 तक जिसे प्रस्तावित माना गया था, वो खिंचते खिंचते 2035 चला गया है। यानी अगर हम लोग सही दिशा में चल रहे होते तो हम बहुत जल्दी इसको पूरा कर दिए होते। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, ये बड़ी न्यूज है। 2035 तक बनेगा, ये उससे भी बड़ी न्यूज और अपडेट के रूप में आपको समझ में आनी चाहिए। भारत इसके साथ साथ और क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि एफडीआई यानी इस काम के लिए विदेशी मुद्रा को हम आने इनवाइट करने वाले हैं। दूसरा, अंतरिक्ष के सेक्टर में अब हम जो सैटेलाइट भेज के पैसे कमाते हैं, अभी अगर हम 4 बिलियन कमाते हैं तो अगले 10 सालों में हम 40 बिलियन कमाएंगे। अगर अभी 8 बिलियन कमाते हैं, 5 गुना बढ़ा के हम 40 बिलियन तक धन कमाने वाले हैं, रेवेन्यू करने वाले हैं। अंतरिक्ष के माध्यम से हम इतना अच्छे से इसे एज ए सेक्टर ग्रो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आए और हाल ही में हमने इसमें एफडीआई मतलब परमिट की है, तो संभवतः आप सभी साथियों को यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ भारत के अन्य प्रोजेक्शंस में क्या क्या है, तो भारत निसार भेजने वाला है नासा और इसरो के साथ मिलकर के, मंगलयान 2 भेजने वाला है, अनुमानित 2025 में है। इसी प्रकार से शुक्रयान भेजने वाला है, इस साल के अंत तक प्रस्तावित है। तो आने वाले समय में स्पेस से हमें बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली हैं।